हाँ, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी सेम होगा क्या अलग होगा भैया, दोनों का सेम होगा, है कि नहीं है, क्योंकि एम इज सेम, आर इज सेम, राइट। सो v1 इक्वल्स v, तो स्पीड जो है दैट इज सेम, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद ऑप्शन सी एंड डी आर अबाउट काइनेटिक एनर्जी। लेट मी सी क्या था, काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, अगेन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भैया, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर तो इक्वल है पर मास ऑफ द सैटेलाइट अलग है, सो अगेन वी कैन से k1 इज 4 टाइम्स k2, तो काइनेटिक एनर्जी आर नॉट इक्वल। टाइम पीरियड, आखिरी ऑप्शन में टाइम पीरियड है, बोल रहा है टाइम पीरियड ऑफ S1 इज 4 टाइम्स S2, सही है क्या भाई, बिल्कुल ही गलत जवाब, क्योंकि अगेन वी नो टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट नॉट ऑन द मास, सो 2 पाई बाय रूट gm याद होना चाहिए, ये 8/3/2, so टाइम पीरियड भी सेम होगा, so velocity and time period will be same, kinetic energy and potential energy will not be same। चमका, तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है, बचपन की यादें ताजा हो गई भाई, बचपन में भी वो दे देते तो हो जाते ऐसे सवाल, है कि नहीं है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं अपने से, ठीक है भाई, हो गया, बहुत ही बढ़िया। ओके, और किसी ने कुछ डाला था, रुकिए, ओके, तृप्ति क्वेश्चन 3, तृप्ति क्वेश्चन 3, ओके फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दिखा देता हूं अगर तुम्हें याद नहीं है तो, वैसे अगर तुम्हारे पास पेपर है तो वो लेके बैठो, अदरवाइज मैं नहीं तो दिखाई देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो फुर्ती से, स्क्रीन शेयर किया मैंने, फुर्ती से पढ़ लो। हाँ भैया, तो बोल रहा है a particle of mass 200 ग्राम is making SHM under the influence of spring of force constant इतना and damping constant इतना, मतलब damned SHM है, damned harmonic oscillator, calculate the time elapsed for the amplitude to drop half of the initial value, है कि नहीं है, तो डैम्ड एसएचएम, डैम्ड एसएचएम आता है कि नहीं आता भैया, डैम्ड एसएचएम फॉर्मूला याद रखो, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो डैम्ड एसएचएम में ज्यादा डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, पर डैम्ड एसएचएम में इस तरह के सवाल पूछ सकता है, तो क्या करना है भाई, कोई दिमाग का प्रयोग नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला फॉर एम्पलीट्यूड इन डैम्ड ऑसिलेशंस पता है कि नहीं पता है, कितना होता है भैया, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस इन डैम्ड ऑसिलेशंस एक्सपोनेंशियल डिके करता है, पता है ना, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता है क्योंकि डैम्पिंग हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम होता है, और कैसे कम होता है भाई, एक्सपोनेंशियली, ए नॉट, हाँ दर्शन बहुत बढ़िया, ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटी बाई 2m, this is the formula, a naught e to the power minus bt by 2, a naught is original initial amplitude, m is mass, t is time, और b होता है डैम्पिंग कोएफिशिएंट जो गिवन है वहां पे, तो इट इज एक्सपोनेंशियल डी। सवाल क्या बोल रहा है भाई, कितने समय बाद, ठीक है, कितने समय बाद उसका जो एम्पलीट्यूड है वो आधा हो जाएगा, यानी कि कितने समय बाद दिस बिकम्स ए नॉट, तो बहुत ही ज्यादा बच्चों वाला, अभी इसको कैंसिल करो, यहां से आ गया बीटी बाई 2m इज ln2, है ना, तो ये हो जाए, टाइम निकालना है देखो, सो 2m बाई बी, ठीक है, दैट्स इट, ये तो था 2m बाई बी, 2m मास कितना गिवन है 200 ग्राम, तो ये हो गया 0.4, बी कितना गिवन है 40 ग्राम पर सेकेंड, यस 40 ग्राम पर सेकेंड, तो ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो 0.04, ln2 का वैल्यू है बच्चा बच्चा जानता है, ये तो सबको पता होना चाहिए, ये जिसको नहीं पता है उसको कौवा काटेगा भाई, सबको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक, इसका वैल्यू वैसे तो दिया हुआ भी है सवाल में, अरे कितना आसान करेगा, एक तो सवाल वैसे ही आसान है और आसान कर रहा है, पर फिर भी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा काम होता है। ओके, सो दैट्स इट, सो दिस इज 0.693, तो अभी कितना हो जाएगा ये, दिस इज 10, सो 6.93, आंसर इज 6.93 सेकेंड, राइट, ठीक है, 6.93 सेकेंड्स, अप्रोक्सीमेटली 7 मारेंगे, है कि नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, क्या क्या दिन आ गए हैं अपने, है कि नहीं है, ओके, और क्या था, किसी ने और कुछ बोला था, प्रतीक कुमार,
छठा सवाल, अरे प्रतीक कुमार इसमें क्या हो गया भाई? छठा सवाल तो बहुत ही बच्चों वाला है, वैसे तो सारे बच्चे वाले होते हैं। हाँ, तो छठा वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। देखो, इट सेज हरी इज राइडिंग मोटरसाइकिल इन अ सिटी, शहर में मोटरसाइकिल चला रहा है, इतना खतरनाक अपराध। टू मूव फ्रॉम अ जिम टू हिज होम ही यूजेज अ रोड। हाँ वे ठीक है, कहानी सुना रहा है ये, कुछ कुछ बोल रहा है, काम की बात देखो। हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर किया विद स्पीड 50, 1/4 विद 100 एंड रिमेनिंग विद 25। बोल रहा है एवरेज स्पीड, बचपन की यादें। तो कैसे निकालते हैं भाई एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? याद करो, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ऐसे निकालते हैं भाई, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अभी व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? लेट्स से द टोटल डिस्टेंस इज एस, पूरा जितना उसने चला, ठीक है, जिम गया था तो जिम से जितना चला उसने टोटल, दैट इज एस, राइट, डिवाइड बाय टोटल टाइम। अभी हाउ विल वी राइट टोटल टाइम? कैसे लिखेंगे भाई? देखो, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो पूरा उसकी जर्नी है, ठीक है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस कितने से चल रहा है? कितने चल रहा है? 50 था शायद। हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस 50 से चल रहा है। फिर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस 100 से चल रहा है, और फिर बाकी का 1/4 25 से चल रहा है। तो कैसे लिखेंगे भाई टोटल टाइम? फर्स्ट जर्नी का टाइम प्लस सेकेंड जर्नी का टाइम प्लस थर्ड जर्नी का टाइम। पहली जर्नी का समय कितना है? कोई ज्ञानी हमें बताएगा। तो पहली जर्नी का, पहले पार्ट का समय कितना होगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो पहले वाले में डिस्टेंस कितना है? s/2। अभी मैं पहला पार्ट कंसिडर कर रहा हूं बस। तो पहले पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? s/2, क्योंकि हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, डिवाइड बाय स्पीड जो कि कितना था? 50। तो ये हो गया पहले का टाइम, पहले वाले पार्ट का टाइम, पहले का डिस्टेंस डिवाइड बाय पहले का स्पीड, प्लस दूसरे का डिस्टेंस, दूसरे पार्ट का विच इज s/4 डिवाइड बाय दूसरे का स्पीड, दैट इज 100, प्लस तीसरे पार्ट का डिस्टेंस दैट इज s/4 फिर से, एंड डिवाइड बाय तीसरे का डिस्टेंस दैट इज 25। ठीक है, अभी बस सॉल्व कर दो इसको। एस कैंसिल, कितना होता है? 1 डिवाइड बाय 1/100 प्लस 1/400 प्लस 1/100, खत्म। ये तो है। अभी देखो ये कितना है? दिस इज 4/400, 8/400, 9/400, 400/9। दैट्स इट, यही तो था भाई, बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, फुर्ती से छापो, आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात प्रतीक। ठीक है, आगे जाएंगे। इधर है, हाँ भाई आगे आगे देखो, इधर है भाई। हाँ, 7 टू जो भी है यहाँ तक, क्वेश्चन 7 to 14, एनी डाउट? 7 से 14, 7 to 14 आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मरीज लोग दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो 7 to 14 में एनी डाउट? 7 to 11, दिस इज 12, 13, 14। होस्ट वाले पे मैसेज करना भाई, होस्ट वाले पे मैसेज चैट में लिखना। अरे भाई, हाँ, एनी डाउट? 7 to 14 फुर्ती से बोलो।
है क्या भाई किसी को? हो गया सारा सवाल? सीधे साधे बच्चों वाले सवाल है। हो रहा है सारा? बोलो भैया हाँ या ना। एको कैसे हो रहा है देख। हाँ अब नहीं हो रहा होगा, वो उसमें अनम्यूट हो गया था, अब नहीं हो रहा होगा। हाँ ठीक है, एनीवे हाँ तो क्लियर है सारा, बोलो 7 to 14 क्लियर है? ओके ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ तो उसके बाद अगला 15 to 20, वेट 15 to 20, हाँ ये रहा 15 to 20, 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20 बोलो। 15 से 20 में कोई डाउट किसी को? है क्या? हो गया है कि नहीं भाई? 17, अच्छा ओके, सम पीपल है, मैसेज मेरे को दिख भी नहीं रहा है। 17 20, ओके ठीक है, 17 और 20 ठीक है। हाँ भाई ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे पहले फुर्ती से। ओके फुर्ती से क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, क्या बोल रहा है भाई? It says 100 tons of insulated copper wire, क्या बात है, are wrapped around an iron cylinder of area this and connected to a resistor। अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो एक वायर लिया, कॉपर वायर, और उसको लोहे का एक रॉड था उसके आगे पीछे बांध दिया गया, शानदार प्रदर्शन, ठीक है। और फिर रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है ये तो बोल रहा है कि अभी टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का 10 ओम। बोल रहा है कि द मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड, राइट, चेंजेस फ्रॉम 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इन वन डायरेक्शन टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इन द अदर डायरेक्शन। वाह शाबाश। हाउ मच चार्ज फ्लोज टू द सर्किट? ठीक है, अच्छी बात है। सो पहली बात तो ये बताओ कि क्यों चार्ज फ्लो करेगा भाई? क्यों चार्ज फ्लो करेगा? क्यों मजा आया उसको ऐसा चार्ज को फ्लो करने के लिए? सर्किट में क्यों चार्ज फ्लो करेगा भाई? तो चार्ज विल फ्लो बिकॉज ऑफ व्हाट? क्या होगा भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है ईएमआई? तो अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था पहले 1 इस तरफ, बाद में हो गया भाई 1 इस तरफ। तो फील्ड चेंज हो गया, फील्ड चेंज हो गया तो फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया तो बाय फैराडेज लॉ ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो चार्ज फ्लो होगा। बहुत ही बचपन की चीज है। तो चार्ज फ्लो निकालना है, तो एनीवन नोज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज फ्लो? चेंजिंग फ्लक्स की वजह से चार्ज फ्लो कितना होता है भाई? बताएगा कोई ज्ञानी? ज्ञान दे दो, मैं ज्ञान के प्यासे हैं हम। बोलो भाई, व्हाट इज द चार्ज फ्लो ड्यू टू फ्लक्स चेंज? फैराडेज लॉ क्या होता है? बोलो भाई। डी क्यू डी फाइव बाई आर, हाँ यस ये, हाँ एन बाय आर डेल्टा फाइव, करेक्ट, एन बाय आर डेल्टा फाइव, दिस इज द charge flow, n by r delta phi, so this does not depend on the rate of change of flux। पता है ना, ये बहुत बेसिक चीज है। the emf induced and current induced depend on the rate of change of flux, but charge flow only depends on the change in flux, not the rate of change of flux। ठीक है, याद नहीं है तो फुर्ती से डिराइव कर लिया करो। E equals n d phi by dt, ये तो बच्चे को भी याद रहता है। तो इंड्यूस्ड करंट इज n by r d phi by dt, तो अभी Q हो जाएगा बस इंटीग्रल आई डी टी, इंटीग्रल आई डी टी करोगे तो n बाय आर डेल्टा पाया जाएगा। डी 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 कैंसिल, इंटीग्रेट किया तो n बाय आर डेल्टा। तो बहुत ही ज्यादा आसान। अभी देखो n बाय आर, n कितना गिवन है सवाल में? 100 टर्न्स। r कितना गिवन है? 10। डेल्टा 5 है ना, चेंज इन फ्लक्स। डेल्टा 5 क्या लिखेंगे? एरिया इंटू डेल्टा बी, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू ए, है ना, बी इंटू ए।
एंड अभी मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट। मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, राइट, इनिशियली, और फाइनली क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। चमक रहा है ना, राइट। ऐसा है, दिस इज आयरन का कुछ वो सिलेंडर, ऐसे बांध दिया है सोलेनॉइड जैसा, ठीक है। तो पहले फील्ड का डायरेक्शन था ऐसा, तो फ्लक्स वाज, इनिशियल फ्लक्स वाज b इनटू a, फाइनली फ्लक्स का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन कर दिया ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम है, फील्ड का डायरेक्शन कर दिया ऑपोजिट, तो फ्लक्स फाइनल इज माइनस b। सो व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स? कितना हुआ भैया? 2ba हुआ ना, पहले ba था, बाद में माइनस b हो गया, क्योंकि डायरेक्शन इज ऑपोजिट, सो cos थीटा बिकम्स -1, सो 2 इनटू b इनटू a, दैट्स इट, खत्म। तो अब इसको करो, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है कितना था, 1, मैग्नीट्यूड वाज 1, एंड एरिया कितना था, एरिया वाज 10 टू पावर -3, आई थिंक 10 टू पावर -3, हाँ 10 टू द पावर -3, दैट्स इट। So 2 into 10 to the power -2 coulomb. This is the charge that flows. बहुत ही ज्यादा बेसिक, आसान चीजें। ठीक है, ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ भी नहीं है भाई, बहुत ही सीधा साधा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बोल रहा है। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। छाप लो कुर्ती से, इसी टाइम छापते रहा करो, राइट। ये मत सोचो कि बाद में मिलेगा, बाद में कुछ नहीं मिलेगा, इसको छाप लो अभी। ओके, ठीक है, हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला था, 20। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 इज plants which have larger magnetic field have larger, plants नहीं है वो, that is planets, plants थोड़ी होगा है, पौधे के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या? कभी देखा पौधे के पास मैग्नेटिक फील्ड है? कुछ भी बोलोगे, कुछ भी लिखोगे, प्लांट्स नहीं है वो, दैट इज प्लैनेट्स। हाँ, पौधे का थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ भी कर रहे हैं। हाँ भाई देखो, तो प्लैनेट्स, ठीक है, प्लैनेट्स व्हिच हैव लार्जर मैग्नेटिक फील्ड हैव, तो अपने को पता है भैया हर प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, हर प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। और प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड क्यों आता है, कोई बताएगा? कैसा होता है भाई, और कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है, कैसे चमत्कार हो जाता है, ये पता है क्या किसी को है? और की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड आता है भाई, ये तो गजब चमत्कार है। किसी को पता जवाब कहां से आता है, ये कैसे हो जाता है ऐसा, क्या और क्या आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है, ये पढ़ा ही होगा बचपन में कि भैया दिस इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, राइट। तो अर्थ के अंदर यहां पे मॉल्टन लिक्विड्स हैं, ठीक है, दिस इज द सॉलिड कोर एंड दिस इज द मॉल्टन पार्ट, इसके आसपास वाला। तो भाई क्या होता है, वी नो, ये जो मॉल्टन वाला पार्ट है इसमें देर आर कन्वेक्शन करंट्स, ये कन्वेक्शन की वजह से ऊपर नीचे जाता रहता है, राइट। डायनेमो इफेक्ट, रिवर्स डायनेमो इफेक्ट एक्चुअली, राइट। डायनेमो पता है ना, एसी जनरेटर, तो इट इज रिवर्स डायनेमो इफेक्ट दैट लीड्स टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो वही है यार, कुछ नहीं है, मतलब जो ईएमआई में अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका उल्टा होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो बस दिस ये जो मॉल्टन मेटल है, दिस मॉल्टन मेटल कीप्स ऑन मूविंग, राइट, रोटेशन की वजह से, प्लैनेट के रोटेशन की वजह से ये जो मॉल्टन मेटल है वो भी ऐसा घूमता रहता है, राइट। और ये जो मॉल्टन मेटल ऐसा घूमता रहता है, तो दिस गिव्स राइज टू सर्कुलर करंट्स, है ना। ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ऐसे करंट का लूप बन जाता है छोटा छोटा, एंड सर्कुलर फॉर्म में जो करंट का लूप बन जाता है छोटा छोटा, उसकी वजह से देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। आपने पता है ना, देयर इज अ करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर वायर, if there is a current carrying circular wire it will produce a magnetic field, वैसा ही है। तो ये करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की तरह बन जाता है, राइट, है ना। ये मॉल्टन मेटल जब ऐसे घूमता है तो देयर आर
कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस जो ऐसे लूप के फॉर्म में है, तो उसकी वजह से इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बहुत ही बेसिक चीज। तो अभी अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होना है तो कब ज्यादा होगा? जब करंट ज्यादा होगा, है ना। आपने को पता है, थिंक ऑफ दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल। तो करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कब ज्यादा होगा भाई? जब करंट ज्यादा हो। पता है ना अपने, इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना करंट ज्यादा है उतना फील्ड ज्यादा है। सो करंट अभी ज्यादा करना है। और करंट ज्यादा कैसे करेंगे? करंट ज्यादा कैसे करेंगे? इफ यू इंक्रीज द ओमेगा, है ना, इफ यू इंक्रीज द ओमेगा तो करंट विल इंक्रीज, क्योंकि वो ज्यादा तेजी से घूमेगा। और करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर चार्ज ज्यादा तेजी से घूम रहा है, अगर चार्ज ज्यादा तेजी से घूम रहा है तो ऑब्वियसली करंट ज्यादा होगा, है ना। इधर से चार्ज पार्टिकल है जो ऐसे सर्कल चक्कर लगा रहा है, तो जितना तेजी से वो चक्कर लगाएगा उतना ज्यादा करंट आएगा, क्योंकि अपने को पता है करंट इज Q/T। तो जितना ओमेगा ज्यादा है टाइम पीरियड कम रहेगा, टाइम पीरियड कम रहेगा तो करंट ज्यादा रहेगा, करंट ज्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा, राइट। तो प्लैनेट्स जिनका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है भाई? क्योंकि दे हैव फास्टर ओमेगा, ओमेगा ज्यादा रहता है। ओके, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक था। ओके, एक और किसी ने कुछ बोला शायद, प्रतीक 15 नंबर, 15 नंबर देखो प्रतीक से। बहुत ही आसान है पेपर का लेवल। देखो, इट इज टू चार्जेस ईच इक्वल टू ईटा टाइम्स क्यू, जहां पे ईटा का वैल्यू दिया है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। बहुत ही अच्छी बात है। द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो थर्ड कॉर्नर, तो निकाल दो भाई, जैसा बोल रहा है वैसा कर दो। दिमाग वमाग तो नहीं लगाने लग गए तुम? दिमाग लगाने की गलती नहीं कर रही है। हाँ, ऐसा है भाई। तो ये है ईटा क्यू, और तीसरे कॉर्नर पे कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो थर्ड कॉर्नर निकालना है, निकाल लो भाई। कैसे निकालेंगे? अभी लेट से इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई, है ना, दैट इज ई, राइट। एक्चुअली गिवन ही है क्या? सवाल में गिवन है आई थिंक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है Q/4πε0 इज ए स्क्वायर इक्वल्स Q। हाँ, यस, E इक्वल्स E नॉट, यस दिया है, ठीक है। तो देखो, जो इसकी वजह से फील्ड है पार्टिकल 1 की वजह से, राइट, और जो पार्टिकल 2 की वजह से यहां पे फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा या अलग होगा? सेम ही होगा भाई। जो पार्टिकल 1 की वजह से वहां पे फील्ड है सी पे, और पार्टिकल 2 की वजह से जो सी पे फील्ड है, अपने को पता है उसका वैल्यू सेम ही होगा। और कितना होगा? KQ/A², इसकी वजह से भी KQ/A², इसकी वजह से KQ/A², मतलब ईटा क्यू। सो 1/4πε0 ईटा Q/A², यही होगा, दैट्स इट, है ना। KQ/A², KQ/A², तो 1/4πε0 ईटा Q/A², दोनों की वजह से ये होगा। अब ये चीज जो है वो अपने को क्या दिया है सवाल में? E0। ये चीज जो है वो दिया है E0। सो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ईटा टाइम्स E0। चमका, बहुत ही आसान चीज। इसकी वजह से फील्ड निकालो, इसकी वजह से फील्ड निकालो, सेम है। एंड ये चीज E0 गिवन है सवाल में, तो ये हो जाएगा भाई ईटा E0, राइट। अभी व्हाट विल बी द नेट रिजल्टेंट फील्ड? व्हाट विल बी द नेट रिजल्टेंट फील्ड बताएगा कोई? वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। इसका जो फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर है? इधर। इसका जो फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर है? इधर, राइट। ये एंगल कितना है दोनों के बीच में? बोलो भाई, बोलो फल विद्यार्थियों, कितना है ये एंगल? 60। बहुत ही बढ़िया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल हो गया 60। तो E एंड E एट एन एंगल 60, रिजल्टेंट कितना होगा? √3E। सो नेट इज √3E विच इज √3 ईटा E0। इज दिस एक का फील्ड जो है ना, सो √3 ईटा E0। अब देखो क्या दिया भाई, ईटा के बारे में क्या जानकारी दी है अपने को? वी आर गिवन ईटा इनवर्स, यानी कि 1/ईटा इज, क्या दिया था? ईटा इनवर्स 1/ईटा इज लेस देन √3। बस 1/ईटा इज लेस देन √3, मतलब क्या हुआ? ईटा इज
ग्रेटर देन 1/√3 खत्म। तो बस डाल दो उधर। तो अब ईटा इज ग्रेटर देन 1/√3 तो ई नेट जो आएगा इज ग्रेटर देन यू। बहुत ही ज्यादा बचपन की यादें हुई तब, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना था, इन दोनों की वजह से इंडिविजुअल फील्ड निकालो, ये आ गया, उसका रिजल्टेंट निकालो और जो ईटा का वैल्यू जो है उसको डाल दो, बस खत्म है ना भाई। बहुत ही ज्यादा सिंपल। ओके आगे बढ़ेंगे। हाँ ये हो गया न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में नहीं डाउट, फुर्ती से बोलो। न्यूमेरिकल में कोई किसी को शंका? बोलो शंका आशंका। न्यूमेरिकल दिखा देता हूं न्यूमेरिकल, अगर भूल गए तो। ये दर्शन हो गया जरा, एवरीथिंग वाज इजी। अरे वो तो होता ही है, वो तो मैंने बताया है तक। मुश्किल थोड़ी पूछेंगे हैं, मुश्किल पूछना तो सरकार ने मना कर रखा है, सरकार ने बैन लगा रखा है मुश्किल सवालों पे। तो मुश्किल सवाल तो आते ही नहीं, वो तो अलाउड ही नहीं है, तो फिर उम्मीद ही मत करो। हाँ न्यूमेरिकल में, पर वैसे न्यूमेरिकल में एक दो सवालों के आंसर गलत हैं। हाँ तो आंसर की अगर पता नहीं तुम लोगों ने आंसर की देखा कि नहीं देखा। हाँ कोई बात नहीं, दर्शन आ जाएगा अगली बार। हाँ पता नहीं तुम लोगों ने आंसर देखा कि नहीं देखा आंसर की, बट क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 विच इज सेकेंड एंड थर्ड न्यूमेरिकल का आंसर इन द की वाज रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो फटाफट, किसी ने बोला है ऋतिक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा? सेकंड न्यूमेरिकल क्या होगा आंसर? सही जवाब क्या है बोलो भाई, जिन लोगों ने सही सवाल किया बताओ। 22 दिख रहा है तुम्हें सामने, प्रोजेक्टाइल वाला। हाँ दिलेश्वर सही जवाब, बाकी लोग की में पता नहीं गलत कैसे दिया ये। तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इट सेज ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, ऐसा बोल रहा है ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया किसी ह्यू स्पीड से थीटा एंगल पे, प्रोजेक्टाइल मोशन है भैया, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन इज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आफ्टर 1 सेकेंड, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आफ्टर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड बाद ये कहीं पे यहां पे होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बता रहे हैं। तो कैसे करेंगे? बहुत ज्यादा बच्चों वाला सवाल, तो देखने में खतरनाक तो, और भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे, पर कुछ भी नहीं है। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स, है कि नहीं भाई? तो दैट इज जस्ट इक्वल टू फोर्स। तो बस ये फोर्स ही तो पूछ रहा है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट पे, ये तो 1 सेकंड पे पूछ रहा है, पर चाहे 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट पे फोर्स क्या है? जस्ट mg। तो बस खत्म, यही करना था। mg दैट इज 98। 100 लिख के बताया ना, ध्यान से पढ़ना। 9.8 दिया जी, तो 90, बस ये करना था। ऐसे ऐसे बेकार सवाल भी पूछ लेते हैं, ठीक है, दिखने में लगता है अरे भाई ये क्या पूछ लिया, पर होते तो बच्चों वाले। ठीक है भाई, हो गया। हाँ वो आंसर की में गलत है, पता नहीं आंसर गड़बड़ है। क्वेश्चन 23 ऑल्सो आंसर कम्स आउट टू बी, पावर पूछा है 1.46, थोड़ा सा अलग दिया है। 1.63 इज गिवन, ठीक है 1.63 गिवन है, पर आंसर इज, करेक्ट आंसर इज 1.46। कर लोगे तुम्हारा यही आएगा, ठीक है। ओके एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? फुर्ती से बोल दो, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे अपन, नहीं तो विल गो टू डायनेमिक्स ऑफ मोशन। बोलो फुर्ती से, किसी को कोई और डाउट है तो। प्रतीक 25, ओके प्रतीक बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा है 25? अरे करना प्रतीक, क्या है इसमें? बोल रहा है 1 मोल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 25, 1 मोल ऑफ मोनोएटमिक गैस एंड 3 moles of diatomic gas are mixed together. The molar specific heat at constant volume is, हाँ तो निकालो ना, राइट। 1 मोल मोनोएटमिक गैस का और 4 मोल, 4 नहीं है 3 है, 3 मोल ऑफ डायटोमिक को मिक्स कर दिया, बहुत ही बढ़िया किया। तो मिक्सचर का सीवी निकालने को बोल रहा है, फॉर्मूला था ना डायरेक्ट,
व्हाट इज द मिक्सचर का सीवी, सीवी इक्विवेलेंट क्या होता है भाई? मिक्सचर, हाँ नहीं दर्शन, क्वेश्चन में गिवन है इट इज यू हैव टू टेक आर एज 8। सवाल ध्यान से पढ़ना। हाँ एग्जैक्टली 18 नहीं आएगा। इफ यू टेक आर एज 25/3 या 8.31 तो एग्जैक्टली 18 नहीं आएगा। पर सवाल में दिया है कि आर को 8 लेना है। पढ़ो ना सवाल में, देखो आर को 8 लेना है बोला है उसने, 8 जूल्स पर मोल केल्विन, तो फिर आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो सीवी इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पता है कि नहीं पता है? वेटेड एवरेज, इट इज द वेटेड एवरेज मिक्सचर में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट सीवी या इक्विवेलेंट सीपी, राइट? सो N1 CV1 plus N2 CV2 divided by N1 plus N2, just weighted average। weighted average लेना है, weighted over the number of moles। ऐसे CP इक्विवेलेंट पूछ लिया तो N1 CP1 plus N2 CP2 divided by CP N1 plus N2। गामा इक्विवेलेंट पूछ लिया तो CP इक्विवेलेंट by CV इक्विवेलेंट, तो बस लगा दो। N1 CV1 1 moles of monoatomic, so 1 into 1.5 R। 3 moles of diatomic, 3 into 2.5 R डिवाइड बाय 4, खत्म। कितना हो गया? 1.5 7.5 9 9 R by 4। अब ये बोल रहा है कि बेशर्मी से R को 8 मान लो, वैसे तो R 8 होता नहीं है, पर बेशर्मी से मानने को बोल रहा है सवाल। ठीक है, तो 18, R को 8 मान लोगे तो 18। पोल क्यों आ रहा है भाई? ठीक है, समझ गए? हो गया। तो बहुत ही ज्यादा बच्चों वाली चीजें है कि नहीं? तो कितना आसान था फिजिक्स का पेपर, सारे ही आसान थे वैसे, पर कम से कम 100 नंबर लाने वाला एक पेपर है कि नहीं? फिजिक्स में कम से कम 100 नंबर लाना। ओके चलो भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये इसकी हुई समाप्ति। आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स की अपन ने समाप्ति कर ली थी पहले ही, मोशन 1D 2D, बहुत ही बढ़िया। तो अभी क्या करेंगे? अभी करेंगे अपन डायनेमिक्स। ओके, तैयार है भाई सब लोग डायनेमिक्स के लिए? बोलो, तैयार है कि नहीं है? बोलो भाई, हाँ है ना? तैयार है कि नहीं है? जोश दिखाएंगे थोड़ा, जोश दिखा यार। हाँ तो अभी डायनेमिक्स के थोड़े मजेदार सवाल करेंगे। ओके चलो भाई, तैयार हो जाओ। किधर गया डायनेमिक्स? किधर है? किधर है? किधर है? हाँ ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग रिवाइज करके आए और बेसिक कॉन्सेप्ट सबको आते हैं। तो चलो भाई चालू हो जाते हैं। ओके, हो जाओ भाई चालू। तो तुम्हारे स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। हाँ तो ध्यान से पढ़ो, देख के घबराना नहीं है, बहुत ही ज्यादा बेसिक सवाल है। मुश्किल तो करना अपनी रूल्स के अगेंस्ट है, तो वो तो करेंगे ही नहीं। देखो भाई, बताओ जवाब। करो भाई, सॉल्व करो। ए दिलेश्वर, इधर उधर क्या देख रहा है? सॉल्व कर। दिख रहा है मेरे को सब लोग कौन क्या कर रहा है। हाँ, जतिन इतनी चिंता में क्यों है भाई? मजेदार है, सबका वीडियो दिख रहा है मुझे। वंडर वुमेन, अरे कोई वंडर वुमेन भी हमारे बीच, शानदार।
सुपर हीरो हमारे बीच एक वंडर वुमन आ चुकी है। बहुत ही हमारे लिए गर्व का और सौभाग्य की बात है। वंडर वुमन सॉल्व कर रहे हो? आए किसी का जवाब? ऋतिक निकाल फुर्ती से। हाँ जतिन, मेरे को फिर भी दिख रहा है। होस्ट को दिखता है भाई, होस्ट को दिखता है। ये एक सीक्रेट चीज है ऑनलाइन क्लास के बारे में जो तुम्हें पता नहीं है। बोलो भाई, इतना समय थोड़ी लेते हैं। चलो 15 सेकंड और दूंगा। इतना बड़ा तो फिगर है, फिगर बनाने में आलस आ रहा है। कौन बनाए? देख के हो जाएगा भाई, इसके लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं है। आए किसी का? जतिन बोल रहा है बी, भुवन बोल रहा है ए। अच्छा, बाकी लोगों का नहीं आएगा? हाँ भाई। ओके, समय की समाप्ति, बहुत समय ले लिया। तो देखो भाई, ऐसा कुछ है, ये खतरनाक सा दिखता हुआ फिगर, पर सवाल बच्चों वाला है। ठीक है, तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल, पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है इसके लिए। ऐसे सवालों के लिए पेन पेपर उठाएंगे तो वातावरण को हानि पहुंचाते हुए माने जाओगे। ठीक है, तो आधे सवाल ऐसे दिमाग में क्या करो, पेन पेपर बचाओ और वातावरण को सहयोग दो। ठीक है भाई, ओके, कैसे करेंगे? देखो, सवाल बोल रहा है कि जो वो है, कौन है? बी। हाँ, ब्लॉक बी, ब्लॉक बी ये बड़ा सा, तो ब्लॉक बी भाग रहा है भाई बी एक्सेलरेशन से। बी एक्सेलरेशन से वो इधर से निकल पड़ा, भाग गया। तो अगर ब्लॉक बी बी एक्सेलरेशन से इधर भाग गया, तो फिर ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन बता दो। बता देते हैं भाई, कैसे बता देंगे? तो ये कौन से टॉपिक का सवाल है? देखते ही चमकना चाहिए। देखते ही क्या चमकना चाहिए कि भैया दिस इज अ सवाल ऑफ कंस्ट्रेन मोशन। ये कंस्ट्रेन मोशन का सवाल है ना? कंस्ट्रेन मोशन, मोशन इज कंस्ट्रेन इसका। पर अभी कंस्ट्रेन मोशन यहाँ पे दोनों कंस्ट्रेंट आ रहे हैं। एक कंस्ट्रेंट आ रहा है पुली स्ट्रिंग वाला कंस्ट्रेंट, राइट, पुली स्ट्रिंग जो कंस्ट्रेंट होते हैं, और एक कंस्ट्रेंट आ रहा है वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट। तो दोनों के कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होने चाहिए, राइट, वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट भी और पुली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी, क्योंकि दोनों काम आएंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो अगर मैं वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट की बात करूं, वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट की बात करूं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बी जवाब दिया है। ठीक है, देखते हैं। तो अगर मैं वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट की बात करूं, तो तुम्हें पता है भैया वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट क्या होता है? पता है कि नहीं पता है? वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट कौन सी चिड़िया का नाम है? ये क्या होता है? वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट का मतलब कि वेनेवर वी हैव अ कांटेक्ट, जब भी अपने पास ऐसा कांटेक्ट रहता है, पता ही होगा ये, फिर भी मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा हूं। जब भी ऐसा कुछ कांटेक्ट रहता है, लेट्स से देयर इज अ ब्लॉक जो ऐसे वेज पे पड़ा है एंड देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन देम, तो क्या बोल सकते हैं भैया अपन? क्योंकि उनके बीच में कांटेक्ट मेंटेन है, तो वी कैन से कि द एक्सेलरेशन कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल विल बी सेम। यानी कि जो वेज का एक्सेलरेशन है, राइट, अभी हो सकता है वेज भी मूव कर रहा हो, तो जो वेज का एक्सेलरेशन है अलोंग द नॉर्मल, नॉट द टोटल एक्सेलरेशन, पर जो वेज का, लेट्स से वेज का एक्सेलरेशन ऐसा है AW, राइट, तो जो वेज का एक्सेलरेशन कंपोनेंट है अलोंग द कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल मतलब इनके सरफेस पे ये ऐसे नॉर्मल बनाओ,
तो वेज का जो कंपोनेंट है अलोंग द कॉमन नॉर्मल यानी कि AW परपेंडिकुलर एंड जो ब्लॉक के एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, अभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिलेटिव कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है अलोंग द कॉमन नॉर्मल AB परपेंडिकुलर, दैट विल बी सेम। ये होता है ना कि एक्सेलरेशन कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल विल बी सेम। कॉमन नॉर्मल मतलब जो सरफेस पे नॉर्मल लाइन है, तो सरफेस पे नॉर्मल लाइन के अलोंग जो है कंपोनेंट सेम होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में, राइट। अभी सोचो अगर इसका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर ज्यादा है और इसका कम है, तो ये तो आगे भाग जाएगा और ये बेचारा पीछे रह जाएगा। तो ये आगे भाग गया और ये बेचारा पीछे रह गया, तो कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी मेंटेन। तो कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। पुली कंस्ट्रेंट्स तो पता ही होंगे। पुली कंस्ट्रेंट्स में कैसे अपन रिलेट करते हैं एक्सेलरेशन, हाउ डू वी रिलेट एक्सेलरेशन, पता है ना? ये बहुत ही बेसिक चीज है, पता ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा तुम्हें एग्जांपल देता हूं। क्या दूंगा? क्या देंगे भाई? दिस इज M1, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल। हाँ, तो M2। तो दो पुलीज है यहाँ पे, ये वाला पुली फिक्स है, ये वाला पुली मूवेबल है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ 1 and 2? 1 और 2 के बीच, एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है? ये है 1 और ये है 2। तो 1 और 2 के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है भैया? बोलो, क्या रिलेशन है 1 और 2 के एक्सेलरेशन के बीच में? A1 इक्वल A2 है क्या? अभी अगर एक ही पुली होता है और एक साइड M1 होता है, एक साइड M2 होता है, तो वी कैन से A1 इक्वल A2, मतलब मैग्नीट्यूड, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। पर अभी A1 इक्वल A2 हो गया, क्या होगा? ये बोलो ना देख के। हाँ दिलेश्वर, किसका ट्वाइस? ट्वाइस लिख के खुश हो गया। किसका ट्वाइस? 1 वाले का ट्वाइस है कि 2 वाले का ट्वाइस है? वो तो बता। अरे बोलो यार, बुद्धि से बहुत टाइम लगाता तुम लोग। A1 इज ट्वाइस ऑफ A2, ठीक है। A1 इज ट्वाइस ऑफ A2। क्यों? या तो तुम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो सब देख सकते हो उससे, पर ज्यादा अच्छा तरीका होता है टेंशन से यूज करना। टेंशन का पावर 0 करते हैं, आई थिंक पता होगा, ठीक है। सो मतलब टेंशन लिखना होता है, इस पे टेंशन मान लेते हैं T है, तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन इज T, बिकॉज दिस इज अ मासलेस स्ट्रिंग, तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन T है। अब अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो नीचे वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? 2T। क्यों? पुली पे इक्विलिब्रियम लगाओ, मासलेस पुली इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, तो ऊपर 2T तो नीचे भी 2T, तो स्ट्रिंग में टेंशन है 2T। अभी क्या करेंगे? टेंशन का टोटल वर्क डन ऑन द एंटायर सिस्टम या पावर डिलीवर्ड टू द सिस्टम विल बी 0। तो अगर इसका वेलोसिटी है v1 और इसका वेलोसिटी है v2, सो वी कैन राइट व्हाट इज द पावर। पावर क्या होता है? F डॉट v। तो टेंशन ने इसको कितना पावर दिया? T डॉट v1, राइट। टेंशन ने इसको कितना पावर दिया? 2T v2, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल पावर विल बी 0 बिकॉज इट इज इंटरनल फोर्स। ये सब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आता है, फिर भी मैं बता रहा हूं। सो v2 और v1 इज ट्वाइस ऑफ v2, माइनस साइन आएगा बट दैट इज अबाउट डायरेक्शन। v1 इज ट्वाइस ऑफ v2, डिफरेंशिएट करो, a1 इज ट्वाइस ऑफ a2। सो बेसिकली यू कैन से कि एक्सेलरेशन या वेलोसिटी इज, अगर दो ब्लॉक्स हैं केवल, अगर दो ब्लॉक्स हैं केवल, तो वी कैन से वेलोसिटी या एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन। इसमें टेंशन डबल था तो इसका एक्सेलरेशन हाफ होगा, इसके कंपैरिजन में इसका टेंशन हाफ था तो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी डबल होगा, राइट। तो ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए भैया, ठीक है, ओके। अगर ये दोनों चीजें पता है तो ये बहुत ही ज्यादा बच्चों वाला सवाल। तो देखो, इस ब्लॉक का ए का, ये तो केवल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये ऊपर नीचे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रेंड है, ग्राउंड है यहाँ पे। पर ये जो है भाई ए, वो इधर भी भाग सकता है और ऊपर भी तो जा सकता है ना, इसमें तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ये तो ऊपर जा सकता है, राइट। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई अप्लाई द वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट, ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट, है ना, ए एंड बी कॉन्टैक्ट में और कॉन्टैक्ट हमेशा मेंटेन है। तो क्योंकि कॉन्टैक्ट यहाँ पे और यहाँ पे मेंटेन है, व्हाट कैन वी से? एक्सेलरेशन कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल विल बी सेम। व्हाट इज द कॉमन नॉर्मल? एक्स डायरेक्शन, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन कौन सा है भाई? एक्स डायरेक्शन।
तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कंपोनेंट सेम होगा, यानी ए का जो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है दैट इज बी के एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, और बी के एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या है, बी ही है। ठीक है, समझ रहा है ना, बी का इसका जो है एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट इज बी है। तो ए के एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट आ गया बी। व्हाट अबाउट ए के एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए विल अप्लाई पुली कंस्ट्रेंट। तो देखो लेट्स से इस स्ट्रिंग में टेंशन है टी, ओके, वही चीज एक में टी मानना होता है। अगर इसमें टी है तो ये पूरा सेम स्ट्रिंग है, ये पूरा जो दुनिया में संसार में घूम के जा रहा है ये सारा सेम स्ट्रिंग है। तो इसमें टी है, ये भी टी है, ठीक है, ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, राइट, ठीक है, ओके। तो अब अगर ये टी है और ये टी है, सो व्हाट विल बी द टेंशन हियर, यहां पे 2t, क्योंकि अगेन दिस पुली इज इन इक्विलिब्रियम, ये पुली इक्विलिब्रियम में है, तो यहां पे टेंशन इस तरफ टी एंड टी लग रहा है, पुली पे 2t इधर लग रहा है तो इधर 2t इधर लगेगा। सिमिलरली दिस पुली इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम, राइट, हॉरिजॉन्टली, तो फिर इधर टी लग रहा है तो इधर भी टी लगेगा। तो अभी देखो व्हाट इज द नेट टेंशन ऑन ब्लॉक ए, ब्लॉक ए पे टेंशन कितना है, टी। व्हाट इज द टेंशन ऑन ब्लॉक बी, टोटल टेंशन 4t, टी इधर 2t इधर टी इधर। तो बी पे भैया 4t टेंशन लग रहा है और ए पे t टेंशन लग रहा है। सो यूजिंग दिस रिजल्ट जो अभी अपन ने देखा, एक्सेलरेशन ऑफ ए का जो y कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ टेंशन की वजह से विल बी 4 टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ, है कि नहीं है, क्योंकि इस पे टेंशन है 4t और इस पे टेंशन है t, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन, तो 4 गुना हो जाएगा which is 4. The acceleration of A is bi plus 4b. ऐसे करना भाई, समझे, तो इतना खतरनाक नहीं है। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो खतरनाक नहीं है, अगर तुम्हें कंस्ट्रेन मोशन पता है अच्छे से तो फिर तो भाई सीधा साधा ही है। ठीक है, तो वेज ब्लॉक कंस्ट्रेन लगाया, वहां से उसका एक्स कंपोनेंट बी आ गया, और पुली कंस्ट्रेन लगाया, टेंशन लिखना है बस, तो वहां से इसका वाई कंपोनेंट 4 दिया। ओके, तो बोलो भाई चमका कि नहीं चमका, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, चमका कि नहीं चमका, आगे बढ़े, बोलो भाई जवाब दीजिए। चमक गया, दर्शन बोल रहा है चमक गया, बाकी लोगों को नहीं चमका गया। अभय मौर्य बोल भाई, दिलेश्वर, हाँ ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फिर, चमक गया तो अच्छी बात है। ओके ठीक है, फुर्ती से छाप लिया करो, आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल करेंगे। किधर है किधर है किधर है, हाँ भाई, ओके अगला सवाल। एक ध्यान से पढ़ो,
पोल चला देता हूं, किसी का है तो बताना भाई। पोल चला दिया गया है, तो जवाब दे दो। ओके, ठीक है, फुर्ती से करो, मोशन चमकाओ, मोशन को समझो, क्या हो रहा है भाई, चमकना चाहिए पहले। मैकेनिक्स के सवालों में पहले मोशन चमकाते हैं हमेशा, और फिर ही कुछ आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, कुछ लोगों ने जवाब दिए हैं, ठीक है देखते हैं। ओके फाइन, ठीक है, ऑलराइट, देखते हैं भाई। ओके, तो ये ऐसा बोल रहा है कि भाई ये है भाई अपना प्लैंक, जो ऐसा अल्फा एंगल पे ऐसे बैठा हुआ है, मस्त बैठा हुआ है, और बोल रहा है कि उस पे एक आदमी चढ़ चुका है। प्लैंक का मास है कैपिटल एम और आदमी का मास है स्मॉल एम, तो इस आदमी उस पे चढ़ चुका है। तो भी सवाल ये है कि आदमी का एक्सेलरेशन क्या हो कि भाई प्लैंक मूव ना करे। तो देखो, क्यों आदमी का मूव करना जरूरी है, ठीक है, प्लैंक से। अगर आदमी नहीं होता, ठीक है, अगर इस दुनिया में ये इंसान नहीं होता, तो फिर क्या होता? तो बेचारे प्लैंक का क्या होता, कोई बताएगा? व्हाट इज एबिलिटी ऑफ प्लैंक? मान लो अभी ये नहीं है ना, इस आदमी को भूल जाओ, इग्नोर मारेंगे, इस आदमी को इग्नोर मारेंगे। तो ये आदमी अगर नहीं है, तो व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द प्लैंक? प्लैंक का एबिलिटी क्या है? इधर से एक नॉर्मल फोर्स Na, इधर से नॉर्मल फोर्स Nb, है ना, अभी आदमी नहीं है तो, एंड mg का दो कंपोनेंट, mg cos अल्फा और mg sin अल्फा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मजेदार। ये होता है इसका एबिलिटी, Na, Nb, mg cos अल्फा, mg sin अल्फा। देयर इज नो फ्रिक्शन, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये बताओ, इधर तो ये बैलेंस हो जाएगा, इन दिस डायरेक्शन ऐसे बैलेंस हो जाएगा, Na प्लस Nb विल बी बैलेंस बाय mg cos अल्फा। क्या mg sin अल्फा को बैलेंस करने के लिए कुछ है? इज देयर एनीथिंग विच बैलेंसेस mg sin अल्फा? नहीं, यहां पे कोई फ्रिक्शन तो है ही नहीं, यहां पे कोई फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो mg sin अल्फा को बैलेंस कौन करेगा बेचारे को? तो अगर mg sin अल्फा को बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है, तो ये प्लैंक पे ऐसे फिसल जाएगा। चमक रहा है नहीं चमक रहा है? मोशन चमकाओ, ठीक है, दिमाग में चमकना चाहिए। तो प्लैंक को मस्त फिसल जाएगा, पर प्लैंक फिसलना नहीं चाहता है, प्लैंक वहीं पे रहना चाहता है। तो क्या हुआ? तो ये एक आदमी आ गया, और अभी आदमी इस पे चलेगा तो प्लैंक मूव नहीं करेगा, राइट? तो अपने को निकालना है कि किधर आदमी का एक्सेलरेशन हो, राइट? सबसे पहले तो मेरे को बताओ, मैग्नीट्यूड बाद में निकालेंगे, आदमी का एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए ताकि प्लैंक मूव ना करे, है ना? डायरेक्शन बताओ। ये आदमी का, ये तो अपने समझ लिया कि अगर आदमी नहीं होगा तो प्लैंक कैसे फिसल जाएगा, राइट? पर अगर आदमी मूव करेगा तो आदमी को किधर मूव करना चाहिए, उसका एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए भाई, ताकि प्लैंक मूव ना करे? बोलो, आदमी का एक्सेलरेशन नीचे होना चाहिए, नीचे भागेगा ऐसे, या ऊपर भागना चाहिए उसको? नीचे भगाए कि ऊपर भगाए? बोलो, आप हाँ, ऊपर भगाना चाह रहे हैं लोग उसको, बाकी लोग, बहुत सारे लोग उसको ऊपर भगाना चाह रहे हैं। ओके देखो, समझो, ठीक है, तुक्के नहीं मार रहे हैं, तुक्के मारने लगते हैं लोग, ठीक है, तुक्के नहीं मार। देखो भाई कैसे करेंगे, बहुत ही आसान चीज। देखो, अभी ये फोर्स लग रहा है, आपने को पता है, ठीक है? अगर प्लैंक को रेस्ट पे रखना है, राइट, अगर प्लैंक को रेस्ट पे रखना है, वो तभी पॉसिबल है जब प्लैंक पे एक ऊपर की तरफ फोर्स आए, है ना? प्लैंक पे एक ऊपर की तरफ फोर्स आए जो mg sin अल्फा को बैलेंस करे, है ना? बच्चों वाली बातें कर रहा हूं मैं तो,
ऐसा ही होगा ना, ये प्लैंक रेस्ट पे कब रहेगा, जब इस पे कोई ना कोई ऐसे फोर्स लगे ऐसे जो mg sin अल्फा को बैलेंस कर दे, तो चमत्कार हो जाएगा और ये रेस्ट पे रह जाएगा। तो अब देखो, अगर आदमी ऊपर भागेगा, सोच के बताना, अगर आदमी ऊपर भागेगा, अपने को पता है उसने लिखा है कि आदमी डज नॉट स्लिप, है ना, लिखा है ना कि आदमी डज नॉट स्लिप, आदमी स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है, फिसल नहीं रहा है। तो अगर आदमी स्लिप नहीं कर रहा है प्लैंक पे, मतलब देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एंड मैन, तो मैन और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। अब बताओ, अगर आदमी ऊपर भाग रहा है ना, आदमी ऊपर भाग रहा है, तो आदमी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, बोलो, आदमी अगर ऊपर भाग रहा है तो आदमी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर ही लगेगा, है ना। जिस डायरेक्शन में अपन चलते हैं अपने पे फ्रिक्शन उधर ही तो लगता है, तभी तो चल पाते हैं। तो अगर आदमी ऊपर जाएगा तो आदमी पे फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द प्लैंक लगेगा ऊपर ही, और आदमी पे अगर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ प्लैंक पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा ना। और नीचे लगेगा तो क्या ये प्लैंक रेस्ट पे रह पाएगा, नहीं, पहले से ही नीचे एक फोर्स है और नीचे और फोर्स लगेगा, तब तो ये और नीचे चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि उल्टा, अगर आदमी नीचे भागे, अगर आदमी नीचे भागे, है ना, तो फिर इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आदमी पे नीचे लगेगा, तभी तो नीचे जा रहा है वो, ठीक है। तो प्लैंक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर, ऊपर, तो ये बैलेंस कर लेगा। तो आदमी का एक्सेलरेशन नीचे होना चाहिए। बहुत ही लॉजिकल चीज है, तुम चमका के देखो कि भाई अगर मैं चल रहा हूं, अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, चल भी नहीं पा रहा हूं मैं तो, ईयरफोन लगे हैं, ठीक है, जो भी है, पर अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, ठीक है, ऐसे अगर मैं चल रहा हूं आगे की तरफ, तो मैं ग्राउंड को पीछे धक्का मार रहा हूं ना, है ना, तो ग्राउंड को मैं पीछे धक्का मार रहा हूं। अभी अगर ये आदमी नीचे जाएगा तो ये प्लैंक को ऊपर धक्का मारेगा ना, है ना, वही तो अपने को चाहिए कि प्लैंक को ऊपर धक्का मारो। अगर प्लैंक को ऊपर धक्का नहीं मारोगे तो ये नीचे भाग जाएगा प्लैंक, तो आदमी को नीचे जाना पड़ेगा। तो पहले तो ये चमकाया करो, ठीक है, तो पहले तो मोशन चमकाना बैठ के। तो आदमी जाएगा नीचे, तो आदमी पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है नीचे। दिस इज कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक या काइनेटिक, स्टैटिक, क्योंकि देयर इज नो स्लिपिंग, ठीक है, ओके। एंड और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, एंड इस पे प्लैंक पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे। ये तो चमक गया, डायरेक्शन तो चमक गया, राइट। अभी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, बहुत ही आसान। सबसे पहले मैन को देखो, आदमी को अगर अपन देखें तो मैन पे व्हाट इज द नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में तो सारा बैलेंस हो गया, इस डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर रहा है। व्हाट इज द नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, आदमी पे एफ नहीं है, इट इज एफ प्लस mg sin अल्फा, वो भी तो लग रहा है आदमी पे। इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लगेगा, एफ, इधर तो बैलेंस हो जाएगा, mg cos अल्फा बैलेंस हो जाएगा, है ना, एफ प्लस mg sin अल्फा, बहुत ही बढ़िया, इक्वल्स क्या, ma। तो ये आ गया अपना पहला इक्वेशन। मैन पे जो अपन ने इक्वेशन लगा दिया भाई, एफ प्लस mg sin अल्फा इक्वल्स एम, नेट फोर्स इक्वल्स एम, राइट, बहुत ही बढ़िया बात। अगर प्लैंक को देखा जाए, अगर प्लैंक को देखा जाए, प्लैंक तो अब रेस्ट पे होना चाहिए, यही तो सवाल बोल रहा है कि एक्सेलरेशन निकालो सच दैट प्लैंक इज एट रेस्ट। तो प्लैंक को रेस्ट पे कर देते हैं इक्विलिब्रियम में। अब प्लैंक इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब फोर्सेस बैलेंस होंगे। अब प्लैंक पे इधर क्या फोर्स लग रहा है, एफ, और प्लैंक पे इधर क्या फोर्स लग रहा है, mg sin अल्फा, तो f इक्वल्स mg sin अल्फा, ये भी होना चाहिए, तभी तो प्लैंक रेस्ट पे रहेगा, कैपिटल एफ प्लैंक है ना। तो दूसरा इक्वेशन, तो अभी क्या कर देंगे भाई, सब्स्टिट्यूट कर दो एफ को, एफ को डाल दो उधर से, एफ कितना है, ma माइनस mg sin अल्फा इक्वल्स कैपिटल mg sin अल्फा। एक्सेलरेशन निकाल दो, g sin अल्फा कॉमन, क्या आ जाएगा, m प्लस एम बाई एम विच इज 1 प्लस m बाई एम, 1 प्लस कैपिटल M बाय एम। चमका, ये है g sin अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस m बाय m, और डायरेक्शन क्या है, डाउन द प्लेन। तो इट वाज ऑप्शन कुछ था बी, बी है, g sin अल्फा 1 प्लस m बाय m डाउन द प्लेन। समझे भाई, ऐसे करना होता है। तो वैसा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, जैसा बोल रहा है वैसा कर दो। पहले तो मोशन चमकाओ कि भाई उसको नीचे भागना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस रह पाएगा,
और फिर उसके बाद बस इक्वेशन लगा लो, इस पे इक्वेशन सॉल्व कर दो। ठीक है भाई, चमक गया, बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए, तब जाके वो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया, फुर्ती से छापो, आगे बढ़ जाते हैं अपन। और अगला सवाल 10 लाख रुपए के लिए, आखिरी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 10 लाख थोड़ी मिलेंगे इसे। बहुत ही अच्छा वाला सवाल, 10 रुपए के लिए। 10 रुपए मिलेगा, जो ये सवाल सॉल्व करेगा उसको 10 रुपए मिलेगा, वो भी अगर तुमने 1 मिनट के अंदर किया तो, नहीं तो 2 रुपए दूंगा। हाँ बोलो भाई फुर्ती से, बहुत ही ज्यादा आसान है। पूल चलाऊं क्या? पूल मजा आता है क्या पूल देने में? हाँ, वापसी मेरे को निकाल दिया गया था। हाँ ठीक है, करो भाई, सवाल सवाल नहीं है क्या? एक सेकंड। हाँ ये रहा सवाल। पोल चलाएंगे? पोल चलाया मैंने शायद, हाँ पोल चला दिया मैंने। करो भाई, वोटिंग करो। एबीसीडी एबीसीडी, किसको नेता बनाएंगे? कुर्सी से बोलो भाई, बहुत ही आसान सवाल है ये तो, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ भाई चलो आगे क्या? कितना आया? कितना है भाई, है कि नहीं है? मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है? ओके देखो, देखते हैं भाई, तो बोल रहा है सवाल में, अच्छा बोल देखते हैं। ओके तो देखते हैं भाई, ये बोल रहा है कि एक ब्लॉक ऑफ मास एम है जो ऐसे पड़ा है, ठीक है, मस्ती से पड़ा है बस, और ये एलिवेटर ए एक्सेलरेशन जो ऊपर भाग रहा है, और सवाल ये है कि क्या है सवाल? हाँ ये रेस्ट पे, ठीक है, इसके रिलेटिव इंक्लाइन के रिलेटिव ये ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा है, तो फिर अपने को बताना है कांटेक्ट फोर्स के बारे में, जो कांटेक्ट फोर्स ये लगा रहा है ना इंक्लाइन, उसके बारे में बताना है। तो क्या बताएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो
लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले अभी कौन सा फ्रेम ले, तुम दोनों में कर सकते हो, तुम ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हो या एलिवेटर के फ्रेम में भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हैं भैया। तो किस में करें? लेट्स टेक एलिवेटर का फ्रेम, है ना भाई, ले लेते हैं, मजा आएगा, देखते हैं एलिवेटर के फ्रेम में करेंगे, मजा आएगा। ओके, तो एलिवेटर के फ्रेम में कर लेते हैं भाई, ठीक है। ये है अपना फ्रेम। इज दिस इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल? इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है? ये तो अपन बचपन से जानते हैं। तो भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेट कर रहा है, मस्त। ओके, बहुत बढ़िया। तो अगर एक्सेलरेट कर रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो व्हाट विल बी द एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक इन दिस फ्रेम? इस फ्रेम में इस ब्लॉक का एफबीडी क्या होगा? mg होगा, वो तो होता ही है, राइट। नॉर्मल फोर्स होगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे लगेगा इंक्लाइन की वजह से। फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, रफ सरफेस है ना, फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। किधर? इधर की तरफ, क्योंकि ऐसे स्लिप करने का चांसेस है इसका, ऐसे स्लिप करने का टेंडेंसी है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। एंड भूलना नहीं है, देयर इज वन मोर फोर्स। कौन सा? कौन सा फोर्स? अभी ये एलिवेटर का फ्रेम लिया ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो देयर इज अ सूडो फोर्स ma नीचे की तरफ, ऑपोजिट टू द एक्सिस। ठीक है भाई, यही है एफबीडी, इसके अलावा कुछ नहीं। mg nf एंड m। ओके, ये है किसके फ्रेम में? एलिवेटर के फ्रेम में बात कर रहे हैं, राइट। तो एलिवेटर के फ्रेम में अपन ने एफबीडी देख लिया। नाउ व्हाट इज द मोशन एलिवेटर के फ्रेम में? एलिवेटर के फ्रेम में इसका मोशन कैसा है ब्लॉक का? दिया हुआ है भाई, एलिवेटर के फ्रेम में तो रेस्ट पे है। तो अगर एलिवेटर के फ्रेम में रेस्ट पे है तो इक्विलिब्रियम लगा देते हैं, है ना। तो इन सब का नेट फोर्स 0 होना चाहिए, राइट। अभी देखो, सवाल में पूछा है कांटेक्ट फोर्स। अगर तुम सवाल में देखोगे तो उसने कांटेक्ट फोर्स पूछा है ना, दिख रहा है कांटेक्ट फोर्स, इसने कांटेक्ट फोर्स पूछा है। तो कांटेक्ट फोर्स, व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स? मतलब क्या होता है भाई कांटेक्ट फोर्स का? कांटेक्ट फोर्स इज नॉट नॉर्मल फोर्स, है ना। ऐसे नहीं समझना है कि नॉर्मल फोर्स हो गया कांटेक्ट फोर्स। हाँ, नॉर्मल फोर्स इज वन कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। व्हाट इज द अदर कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स? फ्रिक्शन। तो जो टोटल कांटेक्ट फोर्स होता है, पता है कि नहीं पता है? इज नॉर्मल फोर्स वेक्टर प्लस फ्रिक्शन वेक्टर, ये तो पता ही हो। टोटल कांटेक्ट फोर्स, ध्यान से देखना, ऐसे नहीं एन समझ के बैठ जाओ, ठीक है। ओके, सो ये है n प्लस एफ। एंड अभी अगर इसको ध्यान से देखें, अपने को पता है इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है अगर, तो नेट फोर्स होना चाहिए 0 है। अगर नेट फोर्स होना चाहिए 0 है, तो भैया mg प्लस ma इधर नीचे लग रहा है, दिख रहा है ना। जैसे mg प्लस ma किधर लग रहा है? नीचे। अगर इधर mg प्लस ma नीचे लग रहा है, तो पूरा कैंसिल करने के लिए, पूरा 0 होने के लिए, ये जो रिजल्टेंट ऑफ n एंड f है, वो क्या होना पड़ेगा? सेम वैल्यू mg प्लस ma, किधर? तभी तो वो बैलेंस होगा, है ना। इसको नेट फोर्स 0 करना है, तो ये है mg प्लस ma नीचे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट शुड बी mg प्लस ma वर्टिकली अपवर्ड्स, तभी वो कैंसिल होगा। तो इट इज mg प्लस ma एंड डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली। ये होना चाहिए भाई, mg प्लस ma वर्टिकली अपवर्ड। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन है, गिर गया। हाँ, कॉन्टैक्ट फोर्सेस पैरेलल टू द इंक्लाइन, गलत बात, ऐसा नहीं है, पैरेलल टू द इंक्लाइन नहीं है, वर्टिकली अपवर्ड है। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन भी नहीं है। सी देखो, मैग्नीट्यूड इज m टाइम्स g प्लस a, हाँ सही बात है, m टाइम्स g प्लस a है इसका मैग्नीट्यूड। एंड मैग्नीट्यूड इज mg cos थीटा, नहीं नहीं, mg cos थीटा नहीं, इट इज m टाइम्स g प्लस, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अगर सवाल में आंसर सी, अगर सवाल में नॉर्मल फोर्स पूछा होगा, तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा? mg cos थीटा प्लस ma cos थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? mg sin थीटा प्लस ma sin, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल, और कोई सवाल करते हैं। ये तो आसान है, ये करते हैं, ये करते हैं भाई। दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा होगा, पर जैसा मैंने बताया था, जो सवाल दिखने में बड़ा खतरनाक लगता है वो उतना ही बच्चों वाला होता है। तो करो भाई, देख के। मोर देन वन करेक्ट, दिस इज मोर देन वन करेक्ट।
तो करो फुर्ती से। करो भाई फुर्ती से। बताओ अपना आंसर चैट में। ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अच्छा वन, देखते हैं ड्रॉप, देखते हैं। ओके ठीक है भाई, देखो क्या बोलना चाह रहा है। ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि भाई ऐसा है। हाँ आप सीधे शाबाश, तो मैं सबको आवाज आ रही है बस। अभी मैंने ये बोलना दिया है, ठीक है, थोड़ा है ना, मूव करने में दिक्कत हो रही है। ओके, और उसने आवाज चला दी है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको सुनाई दे रहा है। ओके ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है सवाल, ये ऐसा कुछ बोल रहा है भाई कि ऐसा कुछ है अपने सामने, ये ब्लॉक है एम मास का, जो इस रोटेटिंग टर्न टेबल पर है। खतरनाक भारी शब्दों का प्रयोग, रोटेटिंग टर्न टेबल, तो रोटेट करता हुआ टेबल, ठीक है। तो टेबल है, जैसे टर्न होता है, रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। और एक ब्लॉक है m1 मास का, जो ऐसे पड़ा है और r रेडियस के सर्कल में ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। एंड m2 जो है वो ऐसे स्ट्रिंग से नीचे से कनेक्टेड है और m2 रेस्ट पे, ठीक है भाई, ऐसा होगा। ओके, तो सबसे पहले तो अपने एवरेज देखते हैं, मोशन चमकाते हैं और एवरेज देखते हैं और फिर सारे सवालों का जवाब देंगे, ठीक है। तो इसका एवरेज क्या है भाई, इसका एवरेज क्या है, m1g नीचे जैसे टेबल पढ़ा ना, नॉर्मल फोर्स ऊपर, है ना, यही है। टेंशन इधर, इधर टेंशन लगा, राइट, एंड फ्रिक्शनल फोर्स। अभी मैं बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स जो ऑप्शन ए एंड सी, ए एंड बी है, उसमें चेक करना है फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर है। तो बताओ, सोचिए फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन रेडियल होगा टुवर्ड्स द सेंटर या टेंजेंशियल, किधर होगा, रेडियल होगा या टेंजेंशियल होगा या बीच में कहीं होगा, इधर होगा, है। समझ लो, इस पे चार ही फोर्स है, अपने को पता है, इस पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। m1g लग रहा है नीचे, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, टेंशन लग रहा है इधर और एक फ्रिक्शन है ना, बस उसके अलावा कोई फोर्स नहीं, ठीक है। तो अभी ये जो ब्लॉक है ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, सवाल में क्या है, कांस्टेंट ओमेगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या कोई टेंजेंशियल फोर्स होगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या कोई टेंजेंशियल फोर्स होगा, नहीं। आपने पता है ओमेगा कांस्टेंट मींस अल्फा इज 0, टेंजेंशियल फोर्स इज 0,
तो कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं हो सकता। यानी कि फ्रिक्शन जो लगेगा वो पूरा का पूरा किधर लगेगा भाई, सेंटर के अराउंड, रेडियल डायरेक्शन। फ्रिक्शन का कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा। इसी में वेरिएशन आता है थोड़ा थोड़ा कि अल्फा गिवन होता है। तो अगर अल्फा गिवन होगा तो टेंजेंशियल फोर्स भी फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रिपेटल भी फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, उस तरह के सवाल है, और टेंजेंशियल भी फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। तो फिर फ्रिक्शन बीच में लगेगा किसी एंगल पे, क्योंकि टेंजेंशियल भी वही प्रोवाइड कर रहा है और सेंट्रिपेटल भी वही प्रोवाइड कर रहा है। पर यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट दिया भाई, और ओमेगा कांस्टेंट दिया है, इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो केवल और केवल लग रहा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो फ्रिक्शन जो है वो ऐसे इधर लग रहा है, ठीक है, ओके, ऑलराइट, ठीक है। एंड वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो अपन क्या लिख सकते हैं, n1 = n1, ऊपर नीचे तो जान गया। सिमिलरली ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये इक्विलिब्रियम में लटका हुआ है, ये इक्विलिब्रियम में लटका हुआ है, तो इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि टेंशन T equals m2g, है ना भाई, टेंशन T equals m2g, और इसके लिए n equals m1g, बहुत राइट। पर अभी फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, आपने बोला सर्कुलर मोशन में घूम रहा है भाई, और सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, कुछ भी दिमाग का प्रयोग तो अपन करते हैं बचपन से, क्या करना होता है, बस फ्री बॉडी का पढ़ो, और नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इक्वल्स m ओमेगा स्क्वायर। तो भैया व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, T plus F। सो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर हो गया T plus F इक्वल्स कितना भाई, m ओमेगा स्क्वायर, m1 ओमेगा स्क्वायर। बहुत बढ़िया, चौक है या राइट। तो F कितना गया से m1 ओमेगा स्क्वायर r माइनस T, और T कितना है ये तो अपन निकाल चुके हैं, तो m1 ओमेगा स्क्वायर r माइनस T। यानी कि कौन सा ऑप्शन भाई, ऑप्शन ए, फ्रिक्शन इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर r माइनस m2g, एंड डायरेक्शन क्या है, रेडियल, ठीक है, ऑप्शन राइट। पर अभी अपने को चेक करना ऑप्शन सी एंड डी। ऑप्शन सी एंड डी मतलब ये गया, ये वाला है, ये देखो ऑप्शन सी एंड डी, मैक्सिमम ओमेगा फॉर द पार्टिकल एंड मिनिमम ओमेगा फॉर द पार्टिकल। ये कैसे निकालें, मैक्सिमम ओमेगा और मिनिमम ओमेगा, ये कैसे निकालना है भाई, ये तो कुछ खतरनाक लग रहा है, डर लग रहा है देख। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, देखो अब समझते हैं, मोशन समझते हैं। अगर है ना, अगर पहला केस देखो, इफ m1 ओमेगा स्क्वायर r इक्वल्स m2g, ओमेगा का वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं, m1 r m2g फिक्स है, पर ओमेगा का वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं। तो मान लो भैया कि m1 ओमेगा स्क्वायर r का वैल्यू m2g बना है, तो अगर ऐसा हो गया तो व्हाट कैन वी से, फ्रिक्शन इज 0, मतलब देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगने की जरूरत ही नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं भी लगेगा तो भी ये सिलेक्ट नहीं होगा, मतलब टेंशन इज सफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग सेंट्रिपेटल फोर्स। जैसे बैंकिंग होता था, अगर तुम्हें याद है, एक पर्टिकुलर स्पीड पे रूट आर जी tan थीटा नाम की स्पीड होती है, राइट, क्रिटिकल स्पीड, उस पे फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, वैसा ही। तो इस पर्टिकुलर ओमेगा पे फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये मस्त चल जाएगा, राइट। बट इफ m1 omega square r is greater than m2g, if m1 omega square r is greater than m2g, friction is positive, positive, positive का मतलब क्या है, फ्रिक्शन अंदर लगेगा, राइट। क्यों फ्रिक्शन अंदर लगेगा, देखो फ्रिक्शन का काम क्या है भैया, फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन या स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर m2g यानी कि टेंशन है केवल 20 न्यूटन, मान लो टेंशन है केवल 20 न्यूटन, और m1 ओमेगा स्क्वायर r यानी कि सेंट्रिपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है 25 न्यूटन, है ना, तो सेंट्रिपेटल फोर्स चाहिए 25 न्यूटन, पर टेंशन बेचारा दे पा रहा है केवल 20 न्यूटन, तो अभी फ्रिक्शन आएगा उसकी मदद करने। फ्रिक्शन बोलेगा कि भाई टेंशन दे पा रहा है केवल 20 न्यूटन और चाहिए सर्कल घुमाने के 25 न्यूटन, तो एक्स्ट्रा 5 न्यूटन जो है, राइट, दिस वैल्यू वो फ्रिक्शन देगा, राइट, अच्छी बात है, राइट। तो फ्रिक्शन अभी अंदर लग रहा है और एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहा है, पर अगर अपन ओमेगा बढ़ाते जाए तो ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, और ये वैल्यू बढ़ता जाएगा तो फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा। जब m1 ओमेगा स्क्वायर r बढ़ के 25 से 35 हो गया तो फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट बढ़ के 5 से 15 हो गया, है ना भाई। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता है फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट, है ना, ताकि स्लिपिंग ना हो, बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा। और अपने को पता है फ्रिक्शन जो है उसकी एक लिमिट, एक सीमा होती है,
तो जब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ता 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 इतना बढ़ गया कि इट बिकम्स इक्वल टू एफएस मैक्स, देन इट विल स्टार्ट टू स्लिप। उसके बाद ओमेगा ज्यादा हुआ उससे तो ये स्लिप कर जाता है। तो फॉर नो स्लिपिंग जो फ्रिक्शन है यानी कि m1 ओमेगा स्क्वायर r माइनस m2g should be less than equal to fs max, क्योंकि जैसे ही fs max से बराबर हुआ या उससे ज्यादा हुआ तो स्लिप कर जाएगा। fs max क्या है? mu into n। what is n? m1g देखो तो भाई, तो यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ, देखो कितना आएगा उसको लिख दो m2 plus mu m1 g divided by m1, बस उसको लिख दो m2 plus mu m1 g divided by root of, so this is the maximum omega। तो मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैक्सिमम ओमेगा ये होगा, उससे ज्यादा हुआ तो वो स्लिप करेगा। अब ऐसे मिनिमम ओमेगा कैसे निकालेंगे? हाउ वी फाइंड मिनिमम ओमेगा? वही होगा केस 3 लिख लो। केस 3 क्या है? इफ m1 ओमेगा स्क्वायर r मान ओमेगा कम कर दिया वो भी प्रॉब्लम है, केवल ज्यादा से प्रॉब्लम नहीं है, कम ओमेगा में भी प्रॉब्लम। इफ m1 ओमेगा स्क्वायर r इज लेस देन mg, इफ m1 ओमेगा स्क्वायर r इज लेस देन m2g, तो फ्रिक्शन इज नेगेटिव। फ्रिक्शन नेगेटिव का मतलब फ्रिक्शन लगेगा भैया पीछे। क्यों फ्रिक्शन पीछे लगेगा? बाहर की तरफ। ऐसे पूछ सकता था कब फ्रिक्शन पीछे लगेगा, कब फ्रिक्शन अंदर लगेगा, फ्रिक्शन बाहर लगेगा। फ्रिक्शन बाहर लग रहा है बिकॉज टेंशन यानी कि m2g लेट्स से है 20 न्यूटन, पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है वो केवल 15 न्यूटन। तो अगर टेंशन 20 न्यूटन है और द रिक्वायरमेंट द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 15 न्यूटन, राइट, तो फिर ये सर्कल में घूम सकता है? नहीं घूम सकता, राइट। तो इसको सर्कल में घुमाने के लिए नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 15, और नेट फोर्स को 15 करने के लिए फ्रिक्शन जो है वो 5 न्यूटन मान, राइट, ऐसा। तो इस केस में फ्रिक्शन जो है is not equal to m1 omega square r minus m2g, it is equal to m2g minus m1 omega, है ना, क्योंकि m2g भी ज्यादा है, m2g ज्यादा है ना, m2g minus m1 omega, राइट। अब देखो now if you increase omega decrease omega, वहां पे ओमेगा बढ़ाने से प्रॉब्लम थी या ओमेगा कम करने से प्रॉब्लम? अगर ओमेगा को कम करते हैं तो क्या होगा? फ्रिक्शन बढ़ेगा या कम होगा? फ्रिक्शन बढ़ेगा। ओमेगा कम कर रहे हैं तो ये चीज कम होगी, ये चीज कम होगी तो फ्रिक्शन बढ़ता ही चला जाएगा। तो फ्रिक्शन बढ़ता है एंड अगेन पॉइंट पे फ्रिक्शन बिकम्स एंड स्लिपिंग स्ट्रोक्स। अपने क्या कर देगा? फ्रिक्शन यानी m2g minus m1 omega square r should be less than equal to that, एंड यहां से इसको उधर ले जाओ तो यू गेट ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ m2 minus mu m1 g divided by, this is the minimum omega, this is the maximum। इस रेंज के बीच में होना चाहिए तब जाके फ्रिक्शन रोक पाएगा उसको, अदरवाइज उसके पड़ जाएगा। तो दिस इज सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, दिस इज मैक्सिमम ओमेगा, दिस इज मिनिमम, दोनों सही है। ए सी डी। भुवन बोल रहा है सर मिनिमम ओमेगा तब होगा जब फ्रिक्शन आउटवर्ड होगा। यस, हाँ, फ्रिक्शन हमेशा मतलब फॉर इस केस में, थर्ड केस में फ्रिक्शन हमेशा आउटवर्ड है। अगर m1 ओमेगा स्क्वायर r लेस देन m2g है तो फ्रिक्शन हमेशा आउटवर्ड है, पर जैसे जैसे आप ओमेगा कम करते हैं तो आउटवर्ड फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, राइट। आउटवर्ड फ्रिक्शन बहुत बार है, तो आउटवर्ड फ्रिक्शन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ओमेगा व्हिच सैटिस्फाइज दिस फ्रिक्शन इज आउटवर्ड, पर मिनिमम ओमेगा कब आएगा? जब जो आउटवर्ड फ्रिक्शन है वो एफएस मैक्स हो जाए, क्योंकि उसके बाद अगर ओमेगा और कम किया तब वो स्लिप हो जाए, है ना। ये क्या भाई, ठीक है चमका। जैसे दिल्ली में घर में बैठना है पर करना है तो अपने नियमों के खिलाफ तो बस ये करना है, फ्रिक्शन लिखना है और ये रेंज बनता है। वही चीज है बैंकिंग में, अगर तुमने बैंकिंग का डेरिवेशन किया है तो बैंकिंग के डेरिवेशन भी ऐसे ही करते हैं। एक केस में अंदर स्लिप होता है, एक केस में बाहर स्लिप होता है, तो एक केस में फ्रिक्शन अंदर, एक केस में फ्रिक्शन बाहर।
तो देयर इज अ रेंज, वहां पर एक रेंज आता है और v मिनिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी, ताकि वो स्लिप ना करे, वैसे ही। एंड एक वेलोसिटी आता है जहां पर फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, वो दोनों का मिड पॉइंट होता है रूट आर जी एल। वैसे ही यहाँ पे एक ओमेगा आ रहा है जहां पे फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, जो दोनों का, ठीक है, एवरीथिंग इज कंसिस्टेंट। चमका भाई, ओके। तो मैंने असाइनमेंट भेजा शायद तुम लोगों को, है ना, मतलब तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं ना, करते रहो आगे। तो अभी आज के लिए तो भाई अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे अगली कक्षा में? अगली कक्षा में हम करेंगे डायनेमिक्स की समाप्ति और उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया ना, और सवाल सवाल सॉल्व कर गया ना, ठीक है। यहाँ से उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ओके, ठीक है भाई। तो बहुत बढ़िया, क्या बात, मजा आया आज, है कि नहीं? मजा आया कि नहीं? तो ऐसे मजे बताएंगे, तो अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से मजे भी करो, ठीक है। तो धन्यवाद सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है गया, तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बाकी धन्यवाद, कल मिलते हैं, कल कक्षा है, हाँ कल कक्षा है, कल मिलेंगे, ओके।